नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, करंट जीके की जो क्लास है उसकी इस सीरीज में मैं डॉक्टर महेश कुलेरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो क्लास है दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं सभी के लिए ये जो प्रश्न है ये महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो है इस क्लास का आनंद लेंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो ये है, मैत्री द्वार किन दो देशों के मध्य अवस्थित है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी सुर्खियों में रहा है मैत्री द्वार कि भारत का एक लड़का जो है वो बिछड़कर दूसरे देश में चला गया और दूसरे देश ने उस लड़के को इस मैत्री द्वार के माध्यम से भारत में वापस भेजा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और न्यूज़पेपर की जो सुर्खियां हैं उनके अंदर ये जो है ये मोस्टली पहले पृष्ठ पर अपना स्थान रखती है। तो मैत्री द्वार जो है दोस्तों, पहला ऑप्शन है भारत व चीन, दूसरा ऑप्शन है भारत व म्यांमार, तीसरा है भारत व नेपाल और चौथा है भारत व बांग्लादेश। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा भारत व चीन। और हम कहते हैं जो मैत्री द्वार है वाचा, हम वाचा मैत्री द्वार जो है वो भारत और चीन के मध्य है दोस्तों। और ये कौन से राज्य में है तो हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वाचा मैत्री द्वार जो है वो भारत और चीन के मध्य अवस्थित है। दोस्तों, आपको अगर पता है तो भारत और चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं भारत और म्यांमार के मध्य जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो आपको पता है कि भारत और म्यांमार के मध्य जो हिमालय है, हिमालय क्या बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और हिमालय की जो पूर्वी पहाड़ियां जो है उसे किस नाम से बहुत बार ये जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया कि भारत और म्यांमार के मध्य जो ये पहाड़ियां हैं ये किस नाम से जानी जाती है। तो आप लोग जो है वो कमेंट करके लिखिए कि भारत और म्यांमार के मध्य जो है वो कौन सी पहाड़ियां प्राकृतिक रूप से जो है वो सीमा बनाती है, अराकान योमा और पेगु योमा। अराकान योमा। दूसरा भारत और नेपाल, तो आप सबको पता है कि भारत और नेपाल के मध्य हिमालय ये प्राकृतिक रूप से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। अब देखो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश। भारत जो है वो सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भारत किस देश के साथ बनाता है, बांग्लादेश। और भारत का एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा, और त्रिपुरा जो है उसके तीनों ओर जो है वो बांग्लादेश की सीमा बनाता है। इसीलिए भारत और बांग्लादेश के मध्य ये जो सीमा है इसे एक नाम दिया जाता है त्रिपुरा में शून्य रेखा या जीरो लाइन। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसे शून्य लाइन या जीरो लाइन के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो दोस्तों, मैत्री द्वार या वाचा द्वार जो है वो भारत व चीन में, भारत के कौन से राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, हिल ऑफ तारा किस देश में अवस्थित है। हिल ऑफ तारा दोस्तों ये जो है वो किस देश में है तो हम कहते हैं ये जो है ये आयरलैंड में अवस्थित है। किस देश में, आयरलैंड में क्या है, अवस्थित है। दोस्तों, ये आयरलैंड जो है, अब आपके सामने ऑप्शन है आयरलैंड, ब्रिटेन, वेल्स और स्कॉटलैंड। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि इनको सामूहिक रूप से यूके कहा जाता है, यानी कहने का अर्थ है यूनाइटेड किंगडम के नाम से किसे जाना जाता है तो उसमें आयरलैंड आता है, ब्रिटेन आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है। दोस्तों, जैसे ही यूके
यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूरो कंट्रियों से अलग हुआ, तो यहाँ पे स्कॉटलैंड जो है वो यूके से यानी यूनाइटेड किंगडम से अलग होने के लिए जो है वो प्रस्ताव लाया। लेकिन उसके बाद में यहाँ की जनता जो है वो वापस जो है वो यूके का साथ में रहने के लिए प्रतिबद्ध हो गई। अब हम कहते हैं दोस्तों ये हिल ऑफ तारा है क्या? तो हिल ऑफ तारा जो है ये हाई किंग्स जो है यानी आयरलैंड के हाई किंग्स जो है, इस हाई किंग की जो राजधानी है इसका क्या माना जाता है? प्राचीन राजधानी के रूप में माना जाता है। और यहाँ पे पेसेज जो कब्र है, एक कब्र है पेसेज कब्र जो है इसके लिए क्या है ये प्रसिद्ध मानी जाती है। माउंट ऑफ द होस्ट जेस, दोस्तों इसे एक नाम और दिया जाता है, माउंट ऑफ होस्ट रिज के नाम से भी ये क्या की जाती है? जानी जाती है। दोस्तों माउंट ऑफ द होस्ट जेस जो है वो आयरलैंड के प्राचीन धरोहरों में क्या की जाती है? गिनी जाती है। और यहाँ पे प्रो ऐतिहासिक काल के अवशेष जो है वो देखे गए। यानी आयरलैंड में लगभग हम बात करते हैं 3200 ईस्वी पूर्व, यानी कहने का अर्थ ये है यहाँ पे 3200 ईस्वी पूर्व के जो अवशेष है वो क्या किए जाते हैं? दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो हमें देखना है, 1 अप्रैल 2021 को आम जनता के लिए खोला गया भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे कौन सा है? दोस्तों एक्सप्रेसवे यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें जल्द से जल्द पहुंचने के लिए एक्सप्रेसवे का क्या किया जाता है? तो प्रयोग किया। अगर हम बात करें कि भारत का सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे, तो पहले जो था वो दिल्ली से हम कहते थे मुंबई के बीच में अवस्थित था, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के नाम से क्या किया जाता था? संबोधित किया जाता था। और वही जो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है उसका नवीनतम जो रूप है वो NH48 NH58 के रूप में राजस्थान में क्या किया जाता है? चिन्हित किया जाता है। तो हम कहते हैं दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे ये जो है ये भारत का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की श्रेणी में गिना जाता है। जबकि अगर 14 लेन की बात करें तो वो यूपी में दिल्ली से मेरठ के मध्य जो है वो भारत का वर्तमान में 14 लेन का जो है वो एक्सप्रेसवे क्या किया गया? स्थापित किया गया। दोस्तों अगर भारत के पहले एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, दिल्ली नोएडा का जो एक्सप्रेसवे है वो भारत का सबसे लंबा नहीं सबसे पहला जो है वो एक्सप्रेसवे में क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। दूसरा दोस्तों हमने यहाँ पे एक ऑप्शन है कन्याकुमारी से श्रीनगर। दोस्तों कन्याकुमारी से श्रीनगर जो है ये वर्तमान में भारत का सबसे लंबा NH राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और जिसे हम NH44 के नाम से क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। दोस्तों पहले भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था वो NH7 था, लेकिन वर्तमान में जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्गों का नामकरण चेंज कर दिया गया है तो कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर, यानी श्रीनगर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर की श्रीनगर से लेकर हम कहते हैं जालंधर और इन्हीं के बीच में NH44 के बीच में ही भारत की महत्वपूर्ण जो जोहार सुरंग है वो क्या है? अवस्थित है दोस्तों। और उसके बाद में ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो राजस्थान के धौलपुर से होकर क्या करता है? निकलता है। राजस्थान में NH44 जो उत्तर दक्षिण गलियारे का जो हिस्सा माना जाता है वो राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरता है? तो हम कहते हैं धौलपुर जिले से होकर गुजरता है। एक बात अपने को यहाँ पे याद रख लेनी है कि ये राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरता है? धौलपुर जिले से होकर गुजरता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, विश्व का एक नया कीर्तिमान एक रॉकेट से एक साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च कर स्थापित किया गया। तो दोस्तों अगर हम बात करें इससे पहले जो ये कीर्तिमान था ये भारत के नाम था और इसरो द्वारा स्थापित PSLV C3 जो ये 7 नहीं है, PSLV C3 जो है इसने एक साथ जो है वो अंतरिक्ष में 104 जो ये सैटेलाइट जो है वो स्थापित किए और इन 104 में अधिकांश जो थे वो किसके थे?
यूएसए, हम कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। और इनमें से 96 यानी 104 में से 96 जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। लेकिन ये जो कीर्तिमान है अभी जो हम कहते हैं कौन से रॉकेट ने, फाल्कन 9 जो है उसने क्या किया, तोड़ दिया। और फाल्कन 9 जो रॉकेट है दोस्तों वो किस स्पेस एजेंसी का है, तो हम बोलते हैं स्पेस एक्स। किसका है, स्पेस एक्स जो है, इस स्पेस एक्स एजेंसी का ये फाल्कन 9 जो है रॉकेट, इसने एक साथ जो है वो 143 सैटेलाइट को क्या किया है, स्थापित किया। आपने नाम सुना होगा एलन मस्क, जिसे 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो क्या किया गया, घोषित किया गया है। दोस्तों ये जो एलन मस्क जो है वर्तमान में विश्व के सबसे धनी जो व्यक्ति हैं वो ये माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, वो ये है एनटीपीसी द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्शन जो है कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा देश का सबसे बड़ा जो है सौर ऊर्जा पार्क है वो स्थापित किया जा रहा है। और सौर ऊर्जा जो पार्क है वो रण जो है एक गुजरात, भड़ला आप सबको पता है जोधपुर राजस्थान, नापला बांसवाड़ा और हर्ष जो है ये सीकर शेखावाटी सीकर में अवस्थित। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये जो है एनटीपीसी द्वारा ये कच्छ गुजरात में सबसे बड़ा जो है देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क जो है वो स्थापित किया जा रहा है। जबकि दोस्तों सौर ऊर्जा से सर्वाधिक बिजली उत्पादन की बात करते हैं तो कौन सा राज्य कर रहा है, राजस्थान कर रहा है। यानी सौर ऊर्जा से, क्यों, क्योंकि राजस्थान में लगभग एक वर्ष में 325 दिन जो औसत रूप से सूर्य का जो प्रकाश है वो प्राप्त होता है, इसलिए राजस्थान जो है वो सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य माना जाता है। और वर्तमान में भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने वाला जो राज्य है वो भी कौन सा है, राजस्थान है। और आने वाले समय में भी भारत में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश जो है ये भारत के महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य माने जाएंगे। दूसरा दोस्तों भड़ला, राजस्थान में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो भड़ला जोधपुर में क्या किया गया, स्थापित किया गया। हम बात करते हैं नापला। नापला दोस्तों राजस्थान में दो, एक तो निर्माणाधीन है और एक कार्याधीन है। हम बोलते हैं राजस्थान में दो जो है वो यूरेनियम से बिजली बनाने के क्या है, संयंत्र है। एक जो है वो राउत भाटा चित्तौड़ में है और कनाडा के सहयोग से वो स्थापित किया गया। और दूसरा जो निर्माणाधीन है वो नापला बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यानी राजस्थान में दूसरा जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो बांसवाड़ा में स्थापित किया जा रहा है। और हम बात करते हैं कि बांसवाड़ा में नया जो है वो तापीय संयंत्र जो है वो भी क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। यानी आने वाले समय में ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का बांसवाड़ा जो जिला है वो अग्रणी जिलों में क्या होगा, शामिल होगा। चाहे वो तापीय ऊर्जा हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे नहीं तापीय ऊर्जा हो, चाहे वो परमाणु ऊर्जा हो, इनमें जो है वो आने वाले समय में ये जो बेल्ट है ये अग्रणी रहेगा। और हर्ष की जो पहाड़ियां हैं सीकर में, यहाँ पे पवन ऊर्जा से संचालित क्या बनाई जा रही है, बिजली बनाई जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि हर्ष जो है पर्वत ये पवन ऊर्जा से संबंधित जो है वो विद्युत का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। जब आप जयपुर से सीकर की तरफ आते हैं तो आप देखोगे कि बाएं हाथ में जैसे ही हम जयपुर सीकर में प्रवेश करते हैं उससे पहले बाएं हाथ की ओर ये पवन चक्कियां आपको दिखाई देती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो है अबोली क्षेत्र जो जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके सामने उत्तर है महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश और असम। दोस्तों मैं बात करता हूं अबोली जो वर्तमान में जैव विविधता स्थल में गिना जा रहा है वो किस राज्य में, तो हम कहेंगे महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो केरल में है। और आपने नाम सुना होगा साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो है ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान माना जाता है। यानी इसे बोलते हैं शांत घाटी। कौन सी घाटी, शांत घाटी जो है वो इसी ही साइलेंट वैली का नाम है। दोस्तों अगर हम बात करें
आंध्र प्रदेश में एक स्थान है नागा अर्जुन, और नागार्जुन जो है ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा है, नागा अर्जुन है। और असम में दोस्तों एक सिंह के जो गेंडे हैं इनके लिए प्रसिद्ध है, और असम में जो है कौन सा, काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो एक सींग के गेंडों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अगर बात करें भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस राज्य में है, तो हम कहेंगे केरला में। और हम कहते हैं केरला यानी पश्चिमी घाट का पश्चिमी हिस्सा। दोस्तों अगर केरला ऑप्शन में नहीं मिले तो आप जो है ऑप्शन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या महाराष्ट्र, इनमें से जब ऑप्शन आपको तलाश करना हो तो कर्नाटका को आप चिन्हित करोगे। तो कर्नाटका जो है, अगर पहला ऑप्शन जो है वो केरला को ही आप रखोगे। अगर पहला ऑप्शन केरला नहीं है यानी वहां पे केरला नहीं मिले तो कर्नाटका को आप क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट हम पर्सन की बात करते हैं दोस्तों। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत में हाइड्रोजन आधारित ग्रिड परियोजना जो वो किस राज्य से बात करते हैं, तो हम कहते हैं आंध्र प्रदेश। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन से, यानी आपको पता है हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करेंगे तो प्रदूषण जो है वो क्या होगा, कम होगा। दोस्तों अगर हम बात करें श्रीनगर, तो श्रीनगर जो है वो वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा, या हम कहते हैं विश्व के सबसे ऊंचे बांधों का जो निर्माण या पुल का जो निर्माण है वो कौन से राज्य में किया जा रहा है, श्रीनगर राज्य में किया जा रहा है। और आप सबको पता है चिनाब नदी जो है वो श्रीनगर की महत्वपूर्ण जो नदी है उसमें क्या की जाती है, गिनी जाती है। दूसरा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत में सर्वाधिक वनस्पति रखने, क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों ही दृष्टि से, वनस्पति की दृष्टि से हम बात करते हैं, क्षेत्रफल हो चाहे प्रतिशत हो, भारत में कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, और प्रतिशत की बात करें तो पहले स्थान पर कौन सा है, मिजोरम है। कौन सा है, मिजोरम है। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों अगर मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय में हमें याद रखना है कि मेघालय जो है वो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, रखने वाला क्या माना जाता है, राज्य माना जाता है। जबकि नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर यानी माइनस में जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या की गई है, दर्ज के 2001 के मुकाबले 2011 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पर्सन, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है? तो यहां पे ऑप्शन है हेली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, और दूसरा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हेली नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है, और 1936 में इसे जो है वो राष्ट्रीय अभ्यारण्य के रूप में क्या किया गया, चिन्हित किया गया था। 1936 में हेली को राष्ट्रीय अभ्यारण्य के रूप में क्या किया गया, चिन्हित किया गया। और हेली जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में भी क्या है, शामिल है। दूसरा, इस हेली का ही नामकरण जो है 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ध्यान से सुनना, 1957 में इस हेली नेशनल पार्क जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, इसका नाम परिवर्तित महान शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया। और 2021 में भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो क्या होगा, रामगंगा नेशनल पार्क के रूप में क्या किया जाएगा, जाना। यानी आने वाले समय में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो नाम है वो क्या होगा, रामगंगा, क्योंकि रामगंगा जो नदी है वो यहाँ से निकलती है, रामगंगा नेशनल पार्क के रूप में क्या किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा। तो उपरोक्त सभी। दोस्तों एक चीज याद रखें, विश्व का पहला नेशनल पार्क कौन से देश में होगा? हम कहते हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका,
और इसका नाम है येलो स्टोन नेशनल पार्क। यानी ये जो नेशनल पार्क की जो अवधारणा है ये येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए से प्रारंभ की है, और जहां पे ओल्ड फेथफुल जो गीजर है वो क्या है अवस्थित। विश्व में नेशनल पार्क की जो अवधारणा हमने यूएसए से ग्रहण की, और यूएसए में जो सबसे पहला नेशनल पार्क है वो येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहां से मिसिसिपी नदी जो वो उद्गोतित होती है यानी निकलती है। और इसी येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल जो गीजर है वो क्या है अवस्थित है। और हम कहते हैं भारत में हेली 1936 में इसी का नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद में रामगंगा नेशनल पार्क। उपरोक्त की अगर बात करें कि भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क किस राज्य में, तो याद रखना मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है सबसे ज्यादा अभ्यारण्य, तो हम कहते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अभ्यारण्य माने जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वह सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान रखता है। तो सौर ऊर्जा में अगर अभी हमने लास्ट जो प्रश्न किया था उससे पहले हमने बात की थी कि भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा से संबंधित जो विद्युत का उत्पादन है वो कौन सा राज्य कर रहा है, वो कर रहा है राजस्थान कर रहा है। कौन सा कर रहा है, राजस्थान कर रहा है। और राजस्थान जो है दोस्तों उसकी जो सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने का जो मेगावाट है वह 7,737.95 मेगावाट जो है वो बिजली का उत्पादन करके राजस्थान जो है वो भारत का पहला राज्य बन गया। और क्यों बना है, तो आपको पता है कि जो 395 दिन होते हैं उन 395 दिन में से 325 दिन जो है वो सूर्य की जो एनर्जी है वो राजस्थान में क्या होती है, प्राप्त होती है। और इस कारण से ही राजस्थान जो है वो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने वाला क्या माना जाता है, राज्य माना जाता है।